हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टेक इनसाइट पे। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक लैंग्वेज में कहीं ना कहीं हम इस फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। क्योंकि फंक्शंस यूज करने से आपके प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाती है। फंक्शंस यूज करने से आपके प्रोग्राम में जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं उसकी साइज भी घट जाती है, क्योंकि फंक्शंस हमारे कोड को रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ दी स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख के जो एक कोड बनता है उसे हम फंक्शन बोलते हैं। और वो बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स एक ब्लॉक में लिखे जाते हैं वो कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको कोई टास्क दिया जाए कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, तो आप उस टास्क के लिए अपना खुद का एक फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस का यूज करते हैं। प्रिंटफ, स्कैनफ, clr, str, मेन फंक्शंस, ये सारे के सारे फंक्शन ही हैं। तो यहाँ पे हमें ये सीखना है सबसे पहले कि फंक्शंस के टाइप कितने होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो टाइप है फंक्शन के। एक है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं, जो रेडीमेड है, जिसका हमें सिर्फ यूज करना है, तो उसे हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए होंगे उन सभी प्रोग्राम में आप इस तरह से एक मेन फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं आप एक फंक्शन और यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं CLR, SCR। आप ऐसे भी लिखते हैं गेट ch। तो यहां पे हमने टोटल 3 फंक्शन लिखे। एक फंक्शन हमने लिखा जो कि है हमारा मेन फंक्शन, और दूसरा फंक्शन हमारा CLR, SCR एंड गेट ch। इन तीनों फंक्शंस को लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर हमने मेन फंक्शन लिखा तो उसमें हमने यहाँ पे कर्ली ब्रासेस को स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया। यहाँ पे हमने CLR, SCR को लिखा तो सिर्फ यहाँ से हमने लास्ट में सेमीकोलन कर दिया। गेट ch के लास्ट में हमने सेमीकोलन कर दिया। तो ये दोनों फंक्शन मेन और CLR, SCR, गेट ch लिखने का तरीका अलग अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा मेन फंक्शन है ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यहाँ पे ये जो दो फंक्शन है उसे हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये दो टाइप के फंक्शंस हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। अगर आपको अपना खुद का कोई फंक्शन बनाना है तो उसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, और आपको किसी रेडीमेड फंक्शन का यूज करना है तो उसको हम कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो दोस्तों प्रीडिफाइन जो फंक्शन होते हैं उस सभी फंक्शंस का टास्क फिक्स होता है। मतलब कि यहाँ पे हमने लिखा CLR, SCR, तो CLR, SCR का मतलब होता है ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। गेट ch का मतलब होता है वो आपसे एक कैरेक्टर को इनपुट करवाएगा, तभी आपकी आउटपुट स्क्रीन को रिलीज करेगा। तो ये दोनों फंक्शन का टास्क फिक्स है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, जैसे कि printf, scanf, strlen, str, cpy, max, min। तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपका खुद का अगर कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है तो आप भी अपनी तरह से कोई फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं और उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दोस्तों यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए आप उसे किस तरह से बनाएंगे, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए
कि प्रीडिफाइंड फंक्शन कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि प्रीडिफाइंड फंक्शन कैसे काम करते हैं तो आप अपना खुद का भी फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स को याद रखना है। एक है हमारा फंक्शन कॉल, दूसरा है हमारा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड तीसरा है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। इन 3 शब्दों को आपको याद रखना है। सबसे पहले है फंक्शन कॉल, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। दोस्तों, फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी बनाया हुआ कोई फंक्शन है और उसको आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो आप उसके लिए जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसे कहते हैं फंक्शन कॉल। जैसे कि यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन बना हुआ है, तो कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा उसको जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि मेन फंक्शन तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है और उसको हम कहीं से भी कॉल नहीं कर रहे हैं तो भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो मेन फंक्शन है उसको कॉल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो ओएस होगा वो आपके मेन फंक्शन को कॉल करेगा और बाकी सारे के सारे फंक्शन जो आप बनाएंगे उसको आपको कॉल करना होगा। हम वो आगे सीखेंगे कि उसको हम कॉल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है हमारा फंक्शन कॉल, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हमने लिखा है CLRSCR। आप एज्यूम करें कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं तो बना होगा, अगर बना है तब भी आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा CLRSCR उसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल। ये हमारा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने जो गेट ch लिखा वो भी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे printf, scanf जो भी फंक्शन लिखेंगे वो सारे के सारे हमारे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कहे जाते हैं। तो फंक्शन कॉल का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा CLRSCR तो फंक्शन कॉल का मतलब होता है यहां से आपका जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर होके जहां पे ये फंक्शन बना होगा हम एज्यूम करते हैं कि कहीं ना कहीं ये फंक्शन बना हुआ है, वो कुछ इस तरह से बना होगा जैसे हमारा मेन फंक्शन बना है। तो उसी तरह से CLRSCR फंक्शन भी बना हुआ होगा और उसके अंदर बहुत सारी लाइन ऑफ कोड लिखी होंगी जो कि आपकी स्क्रीन को क्लियर करती होगी। तो जैसे ही फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगा तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, यहां से कंट्रोल को ट्रांसफर करके इस फंक्शन के डेफिनेशन पर ले जाएगा। तो ये हुई हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। सबसे पहले फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन का मतलब होता है जो फंक्शन बना हुआ है उसे हम डेफिनेशन बोलते हैं। तो हमें नहीं मालूम कि ये फंक्शन कहाँ बना हुआ है, किसी ना किसी लाइब्रेरी में ये फंक्शन बना हुआ है और उस लाइब्रेरी का नाम है stdio और conio.h। तो अगर आप सोचिए कि यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि 50 लाइन का कोई कोड लिखा हुआ होगा, ऐसे हम एज्यूम करते हैं। अगर ये फंक्शन नहीं बना होता तो आपको वो 50 लाइन का कोड यहां पे लिखना पड़ता। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम की लेंथ कितनी हम कम कर सकते हैं। तो सिर्फ एक लाइन लिखने से आपका ये पूरा काम हो गया, क्योंकि वो लाइन ऑफ कोड हमने कहाँ पे लिखा है, फंक्शंस जहां पे बना वहां पे। तो इस तरह से
हम फंक्शन पर काम कर सकते हैं। फंक्शन बनाना है और उसको कॉल करना है। तो बनाएंगे किस तरह से, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात ध्यान में आ गई होगी कि फंक्शन कॉल किसे कहते हैं और फंक्शन जहां पे बना है वहां पे ट्रांसफर कब होगा कंट्रोल हमारा, तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब कंट्रोल वहां पे ट्रांसफर होगा, उसकी लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा और अपना काम खत्म करके वो कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा। तो गेट ch फंक्शन भी उसी तरह से बना हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो उस कंट्रोल वहां हमारा गेट ch फंक्शन पर जाएगा, उसका कोड एग्जीक्यूट करेगा और फिर से हमारा कंट्रोल वापस आ जाएगा। तो इंटरनली हमारे जो ये प्रीडिफाइंड फंक्शंस है ये इस तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों ये फंक्शन हम किस तरह से बनाएंगे, आइए हम उसकी बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन जो यहाँ पे हमने लिखी, ये डेफिनेशन हम किस तरह से बना सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स इस तरह से काम करेगा। सबसे पहले होगा रिटर्न टाइप, उसके बाद होगा फंक्शन का नेम, उसके बाद होगा पैरामीटर लिस्ट। फंक्शन का स्टार्टिंग कर्ली ब्रासेस से होगा और फंक्शंस का एंडिंग भी कर्ली ब्रासेस से होगा। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो उसके अंदर हम लिखेंगे डिक्लेरेटिव पार्ट एंड सेकंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट, और यहां पे लास्ट में हम लिखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये हमारी सिंटैक्स है कि जिसका यूज करके हम कोई ना कोई फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले यहां पे लिखा है रिटर्न टाइप। ये जो पूरा हमारा जो फर्स्ट लाइन है उसे हम बोलते हैं फंक्शन हेडर, और ये जो हमारा कर्ली ब्रासेस वाला जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन हेडर में हमने यहां पे 3 टाइप के स्टेटमेंट लिखे हैं। एक है हमारा रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, आप अपने फंक्शन से जो भी काम करवाना चाहते हैं वो फंक्शन आपका काम तो करता होगा, लेकिन लास्ट में वो फंक्शन कुछ ना कुछ यहां से रिटर्न भी करता होगा या नहीं भी करता होगा, तो उसे हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। तो रिटर्न या तो आप कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, या तो आप कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, या तो आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, आप कोई एरे भी रिटर्न कर सकते हैं, एड्रेस भी रिटर्न कर सकते हैं, आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न टाइप का मतलब होता है आप जो भी रिटर्न करना चाहते हैं यहां से उसकी टाइप वो होती है हमारी रिटर्न टाइप। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप, कोई भी इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग डबल, एरे, पॉइंटर, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। वो हम आगे बात करेंगे कि वो टाइप को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे हमें लिखनी है फंक्शन की टाइप। उसके बाद होता है फंक्शन का नेम। आप अगर आपका खुद का कोई फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम सम ऑफ एक्सेप्टेड नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्सेप्टेड नंबर, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल नंबर, आप जो भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे सम। उसके बाद यहाँ पे है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट का मतलब होता है आपका जो फंक्शन है वो किस पैरामीटर पर काम करेगा, जो हम फंक्शन कॉल करते समय पास करेंगे। जो भी फंक्शन कॉल करते समय हम पास करेंगे वो यहां पे आएगी वैल्यू, और उसे हम बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। वो हम आगे बात करेंगे कि हम किस तरह से पैरामीटर लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं।
इन शॉर्ट यहाँ पे आपको पैरामीटर लिखने हैं। पैरामीटर का मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जहां पे आपकी कॉल करते समय पास हुई हुई जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर होगी। जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर n, तो यहाँ पे एक पैरामीटर है। अगर कॉमा करके हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर a, तो दो पैरामीटर हुए, एक इंटीजर दूसरा b इंटीजर। तो जब भी हम इस टाइप के फंक्शन को कॉल करेंगे तो दो वैल्यू इंटीजर टाइप की हम पास करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे n में और a में स्टोर हो जाएगी। और इस फंक्शन में हम टास्क क्या परफॉर्म करेंगे, तो n में आई हुई वैल्यू और a में आई हुई जो वैल्यू होगी उसके ऊपर हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा फंक्शन हेडर, जिसमें हम रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट का यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो हम प्रैक्टिकली आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन, एंड ऑफ द फंक्शन। ये कर्ली ब्रासेस आपको कंपलसरी करने हैं, जो कि फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है। उसके अंदर हमने तीन टाइप के स्टेटमेंट लिखे। डिक्लेरेटिव पार्ट, मतलब कि आपके इस यूजर डिफाइंड फंक्शन में अगर आपको किसी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो आप उस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिक्लेरेटिव पार्ट का मतलब होता है यहाँ आप डिक्लेरेशन करेंगे। जैसे कि हमारा जो मेन फंक्शन है, हम जब भी मेन फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं, तो ये डिक्लेरेटिव पार्ट है। उसी तरह यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी ये डिक्लेरेटिव पार्ट है। डिक्लेरेटिव पार्ट में आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा उसका अगर आप कहीं ना कहीं यूज करते हैं तो वो होता है हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट। जैसे कि यहाँ पे हमने इंटीजर a, b और c को लिया, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 और बाद में हमने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b, तो ये हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट है जहां पे हम डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को यूज करते हैं। और लास्ट में है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शंस में होता भी है और नहीं भी होता है, और वो रिटर्न जो स्टेटमेंट होता है वो हमारी रिटर्न टाइप पे डिपेंड करता है। अगर रिटर्न टाइप आपकी जो वॉइड होगी, अगर फंक्शंस की रिटर्न टाइप आप वॉइड लिखते हैं तो उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा। जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम में यहाँ पे लिखते हैं void main, तो उस फंक्शन में हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट को नहीं लिखते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रिटर्न टाइप अगर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है तो आप रिटर्न टाइप उसकी रखेंगे void। लेकिन अगर आपको कुछ फंक्शन से रिटर्न करवाना है तो आपको क्या रिटर्न करवाना है उसके आधार पर उसकी रिटर्न टाइप आप चूज करेंगे और उसी टाइप की वैल्यू यहां से रिटर्न होगी। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी यूजर डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस, जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उसमें कितनी कैटेगरी के फंक्शंस हम बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहां पे कैटेगरी ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन कितनी टाइप की कैटेगरी होती है। तो दोस्तों यहां पे टोटल 4 टाइप की कैटेगरी होती है। एक होती है हमारी नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, ये हमारी एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी होती है हमारी नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। तीसरी कैटेगरी होती है हमारी आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। चौथी कैटेगरी होती है हमारी आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। तो ये 4 टाइप की कैटेगरी हमारी होती है। सबसे पहले नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट रिटर्न, आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। ये 4 टाइप की कैटेगरी आपको याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या होता है,
तो नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू का मतलब होता है जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं CLR SCR। तो दोस्तों आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है नो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके पीछे हमने जो भी ये पैरेंथेसिस किए हैं उसमें हम कोई भी वैल्यू को पास नहीं करेंगे, उसका मतलब होता है नो आर्ग्यूमेंट। मतलब यहां से फंक्शन कॉल करते समय हमें कुछ भी पास नहीं करना है, उसे हम बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट। नो रिटर्न वैल्यू का मतलब होता है वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता होगा, वो अपना काम वहां पे ही खत्म करके वापस आ जाएगा। तो नो रिटर्न वैल्यू का हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों? तो जब भी हमारा फंक्शन इस तरह से कॉल होगा उसका मतलब होता है नो रिटर्न वैल्यू। मतलब आगे हमने कोई भी इज इक्वल टू नहीं किया है। अगर हम कुछ रिटर्न करते होते तो जो भी रिटर्न होता उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते, ए इज इक्वल टू CLR SCR उस तरह से, या तो उस फंक्शन को हम printf में से कॉल करते तो वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता होता। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे कि कैसे हम नो रिटर्न वैल्यू टाइप का फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने कोई फंक्शन कॉल किया, इस तरह से आपने कॉल किया, तो नो आर्ग्यूमेंट टाइप का ये फंक्शन है और हमने आगे इज इक्वल टू नहीं किया, मतलब ये कुछ रिटर्न भी नहीं करता है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू टाइप का। अब इस फंक्शन को हम बनाते कैसे हैं दोस्तों? तो हमने जैसे कि आगे डेफिनेशन में सीखा, सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है नो आर्ग्यूमेंट मतलब कि आपके जो पैरेंथेसिस होंगे वो खाली होंगे। नो रिटर्न वैल्यू का मतलब होता है उसकी रिटर्न टाइप होगी हमारी void। तो हम इस कैटेगरी का एक फंक्शन बनाते हैं। तो यहां पे हमने लिखा नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। नो रिटर्न वैल्यू का मतलब है void। फंक्शन का नाम हम यहां पे लिखते हैं सम, और हम लास्ट में पैरेंथेसिस को खाली रखते हैं क्योंकि उसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं। तो अब इस फंक्शन से हमें क्या काम करवाना है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फंक्शन से हमें क्या काम करवाना है? हमें दो वैल्यू का समेशन करवाना है। तो इसके अंदर डिक्लेरेटिव पार्ट में हम तीन वेरिएबल लेंगे, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पे समेशन हो गया। अब c का जो भी आंसर आया उसे हम वहां पे ही प्रिंट करते हैं %d(c). तो बस हमारे ये टास्क परफॉर्म हो गया। हमने सबसे पहले यहां से फंक्शन को कॉल किया, कॉल हुआ तो हमारा कंट्रोल यहां से ट्रांसफर होके सीधा यहां पे गया। उस फंक्शन में हमने जो भी कोड लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हुए। सबसे पहले डिक्लेरेटिव पार्ट, उसमें हमने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू को असाइन किया। उसके बाद एग्जीक्यूटेबल पार्ट c इज इक्वल टू a प्लस b एंड printf %d(c). इसमें हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू टाइप का जो फंक्शन होता है वो इस तरह से काम करता है। दूसरा होता है नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसी प्रोग्राम में नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब कि हम जब फंक्शन कॉल करेंगे तो यहां से हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, लेकिन ये फंक्शन अपना काम खत्म करके यहां से कुछ रिटर्न करेगा। तो वो क्या रिटर्न करेगा? तो हमारा आंसर जो स्टोर हुआ है सी वेरिएबल में, उस सी को हम रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों ये काम हम कैसे करेंगे? तो आइए बात करते हैं। इसे हम डिलीट करते हैं इस स्टेटमेंट को, और उसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हम यहां से रिटर्न करेंगे रिटर्न सी, और ये हमारा फंक्शन खत्म होगा। तो हमने रिटर्न सी लिखा दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि सी वेरिएबल की टाइप क्या है? इंटीजर। तो यहां पे void की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा इंटीजर। मतलब कि हमारा ये फंक्शन
इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहां पे हमने लिखा रिटर्न सी। अब जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसे हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे एस इज इक्वल टू, उस वेरिएबल को यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे इंटीजर एस, और जो भी यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी वो एस नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी, और एस नाम का वेरिएबल हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और एस। तो दोस्तों इस तरह से फंक्शन काम करेगा। अब यहाँ पे हमने जो आगे 3 स्टेटमेंट लिखे थे, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे हमने 2 स्टेटमेंट की बात की, एक फंक्शन कॉल और दूसरा फंक्शन की डेफिनेशन। अब उसी फंक्शन को हमें डिक्लेयर भी करना होगा, क्योंकि डिक्लेयर किए बगैर अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको ये सिंटैक्टिकल कोई एरर देगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर कहाँ पे कर सकते हैं, तो हम मेन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं और मेन फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं। हम जनरली फंक्शंस को डिक्लेयर मेन फंक्शन के बाहर करते हैं, क्योंकि वो ग्लोबलाइज होता है, सभी जगह पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका डिक्लेरेशन करने के लिए दोस्तों आपको जो फंक्शन का हेडर है उसी को उठाना है और यहाँ पे लिख लेना है इंटीजर सम और पैरेंथेसिस, और लास्ट में आपको लगा देना है सेमीकोलन। ये आपका हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 टाइप की कैटेगरी की बात की, एक नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। अब आगे हम 2 अलग कैटेगरी की बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। तो आइए इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू टाइप का हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, हम यहाँ से फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ए और बी। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, तो ए और बी हमारे पैरामीटर है जिसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू यहां से स्टोर करेंगे। इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। तो दोस्तों ये फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, तो आपको फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के आधार पर ये पता चल गया होगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है। तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट दिया है लेकिन आगे हमने इज इक्वल टू नहीं किया, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू टाइप का फंक्शन है। नो रिटर्न वैल्यू मतलब मेन फंक्शन के बाहर हम जब भी ये फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उसकी रिटर्न टाइप हमारी होगी वॉइड। फंक्शन का नाम है सम, और हमने कितने पैरामीटर पास किए हैं, 2 पैरामीटर ए और बी, और किस टाइप के पैरामीटर है, तो इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर लिखने पड़ेंगे, इंटीजर x, इंटीजर y। हम इसका नाम ए और बी भी रख सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे नाम रख सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल है, ये दोनों अलग अलग जगह पे डिक्लेयर हुए वेरिएबल हैं, तो उनका मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगा। तो नाम हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन होगा क्या, जब भी हम यहाँ से ए और बी को पास करेंगे तो ये जो ए और बी है उसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और ये जो x और y है उसे हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो ये एक्चुअल पैरामीटर है और ये फॉर्मल पैरामीटर है। एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में होती है, मतलब जब भी एक्चुअल पैरामीटर यहां से पास होंगे तो a की जो वैल्यू है उसकी कॉपी x में हो जाएगी 10, और b की जो वैल्यू है उसकी कॉपी y में हो जाएगी यहाँ पे 20। अब ये 10 और 20 इन दोनों के ऊपर हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हमें फंक्शन के अंदर लिखना है। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं c, और c इज इक्वल टू a प्लस b। ये हमारा फंक्शन का टास्क पूरा हुआ। यहाँ पे हम c को प्रिंट करेंगे परसेंटेज d और c। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू टाइप की कैटेगरी काम करती है।
अब इसी प्रोग्राम में अगर आपको चौथी कैटेगरी पे काम करता है, आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पे आपको जो फंक्शन कॉल किया उसको इज इक्वल टू के राइट साइड से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं सी इज इक्वल टू सम। तो सबसे पहले सम फंक्शन कॉल हुआ, हमारा कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर हुआ, ए एक्स और वाई में ए और बी की कॉपी हुई, सी नाम के वेरिएबल में हमने उसका आंसर स्टोर किया और लास्ट में हमने जो प्रिंटफ फंक्शन लिखा था उसको हम यहाँ से निकाल देंगे और उसकी जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न सी। और सी वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसकी जो डेटा टाइप है वो हम यहाँ से वॉइड की जगह पे लिखेंगे इंटीजर। ओके, तो यहाँ से सी रिटर्न होगा और वो यहाँ पे सी नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। और अब यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे %d और सी। तो दोस्तों इस तरह से 4 टाइप की जो कैटेगरी है वो काम करती है। आपको समझ में आ गया होगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे काम करते हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस में आगे हम बात करें तो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉल भी हम लिख सकते हैं। अब नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है, तो कोई भी फंक्शन अगर हम बनाते हैं तो उस फंक्शन में से अगर दूसरा फंक्शन कॉल होता है तो उसे हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉल। फंक्शन में से फंक्शन, फंक्शन में से फंक्शन, जैसे कि सपोज हमने ए नाम का फंक्शन बनाया, बी नाम का फंक्शन बनाया, सी नाम का फंक्शन बनाया। तो सबसे पहले मेन में से हम ए फंक्शन को कॉल करेंगे, ए में से हम बी फंक्शन को कॉल करेंगे, बी में से हम सी फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड ऑफ फंक्शन कॉल। तो आइए एक प्रैक्टिकल से हम सीखते हैं कि नेस्टेड ऑफ फंक्शन कॉल कैसे बनाते हैं। तो उस टाइप के फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मेन फंक्शन। उसमें से अगर हम एक फंक्शन कॉल करते हैं शो ए, ये हमारा फंक्शन है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू टाइप का फंक्शन है। तो उसको हम नीचे डिफाइन करेंगे void शो ए और उसमें हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं ए। ये हमारा पहला फंक्शन। हम दूसरा फंक्शन यहां पे लिखते हैं void शो बी और उसमें हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं printf b। तो इस तरह से हमने टोटल 3 फंक्शन बनाए, मेन, शो ए एंड शो बी। यहां से हमने शो ए को कॉल किया। अब इसी फंक्शन में से अगर हम शो बी फंक्शन कॉल करते हैं तो हम कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉल। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जिसमें से हम फंक्शन में से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। उसमें से हमने सबसे पहले शो ए फंक्शन को कॉल किया, तो यहां से हमारा कंट्रोल यहां पे आएगा। अब उस फंक्शन में हमने जो ए को प्रिंट किया है उसके पहले हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहां से हमारा कंट्रोल सीधा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे और उस फंक्शन में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे सबसे पहला जो आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज आएगा वो आएगा बी। उसके बाद ये फंक्शन खत्म होगा, तो यहां से कंट्रोल रिटर्न कहां पे जाएगा, तो जहां से कॉल हुआ था वहां पे। तो कॉल हमारा हुआ था यहां से, तो यहां पे वापस आएगा। और उसके बाद जो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होना बाकी था प्रिंट ए, तो वो हम यहाँ पे दूसरा मैसेज प्रिंट करेगा ए और ये फंक्शन भी हमारा खत्म होगा। तो ये कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, जहां से कॉल हुआ था वहां पे, और उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा खत्म होगा, तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये फंक्शन काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों इसके आधार पर आपको जितने भी प्रोग्राम आते हैं, आपके सिलेबस में जितने भी प्रोग्राम होंगे, उन सभी प्रोग्राम को आप ये 4 कैटेगरी से बनाने का ट्राई करना। अगर आपने उसको ट्राई किया तो आपको ये पता चल जाएगा कि चारों की चारों कैटेगरी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद में लास्ट में जो आता है वो है हमारा रिकर्जन। तो दोस्तों रिकर्जन का मतलब क्या होता है,
रिकर्जन का मतलब होता है फंक्शन कॉल इटसेल्फ। जो भी फंक्शन वो अपने आप कॉल होता है, वो फंक्शन अपने अंदर से ही कॉल होता है, उसे हम कहते हैं रिकर्जन। तो रिकर्जन का एक अगर हम बेसिक एग्जांपल जो बात करें तो रिकर्जन का ये सिंपल एग्जांपल है, ये हमारा मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन में से ही हम मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिकर्जन। लेकिन अगर आप इस टाइप का कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी कंडीशन को नहीं रखा है। अगर हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं रखी है तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और आपकी मेमोरी फुल होने तक ये काम करेगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको कोई ना कोई कंडीशन लिखनी पड़ती है। जैसे कि हम अगर फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी हम रिकर्जन से बना सकते हैं। जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर फैक्ट इन दी पैरेंथेसिस इंटीजर n। अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लिखेंगे इफ n इक्वल 1 है तो हम यहां से रिटर्न करेंगे 1, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1। तो दोस्तों ये प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा, तो आइए हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन फंक्शन में से अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं कि f इज इक्वल टू फैक्ट इन ब्रैकेट 5, अगर हमने इस तरह से फंक्शन को कॉल किया तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5। तो इस फंक्शन किस तरह से काम करेगा, इफ n इक्वल 1, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे एल्स में आएगा, तो रिटर्न n इंटू n का मतलब यहाँ है 5 इंटू फंक्शन कॉल, यहाँ पे होगा 4। तो ये फंक्शन फिर से यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से फिर से कॉल होगा तो यहाँ पे फिर से आएगा, ये 4 वैल्यू लेके आएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन कॉल है। सबसे पहले हमने कॉल किया 5 के साथ, उसके बाद दूसरी बार हमारा फंक्शन कॉल हुआ 4 के साथ। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा n इक्वल 1, नहीं यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एल्स में आएगा, रिटर्न n इंटू मतलब कि 4 इंटू फैक्ट इन द ब्रैकेट 3। तो ये तीसरी बार हमारा फंक्शन कॉल होगा फैक्ट इन ब्रैकेट 3। यहाँ पे फिर से आएगा, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, तो फिर से फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे वैल्यू होगी हमारी 2 के बाद यहाँ पे फिर से ये फंक्शन कॉल होगा फैक्ट इन द ब्रैकेट 1। अब जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी, n इक्वल 1 यस, तो ये रिटर्न करेगा। अब दोस्तों ये रिटर्न कैसे करेगा, तो रिटर्न हमेशा उसके लास्ट फंक्शन कॉल पर ही जाता है। तो ये रिटर्न वैल्यू हमें कहां पे मिलेगी, ये रिटर्न वैल्यू सीधी वो करेगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट फंक्शन हमारा यहां से कॉल हुआ था। तो इसकी पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये 1 हमारा रिटर्न कहां पे होगा, ऊपर वाले स्टेटमेंट पे, तो 1 इंटू 2, तो यहाँ पे ये पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू हो जाएगी 2। ये 2 कहां पे रिटर्न हो गए, यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। ये 6 वैल्यू कहां पे रिटर्न होगी, ऊपर वाले स्टेटमेंट पे। तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा 24, और ये 24 वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न होगी। तो 24 इंटू 5 ये पूरी वैल्यू हमें मिलेगी 120। तो हमारा जो लास्ट का आंसर होगा 120 वो यहाँ से रिटर्न होगा, और 120 वैल्यू रिटर्न होगी सीधी यहाँ पे f में आएगी, और f को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे काम करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन का उपयोग हम सभी कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं। हम आगे पॉइंटर सीखेंगे
तो पॉइंटर में भी इसका यूज आएगा। हम आगे स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।